तो आज का पाठ्यक्रम का शुरुआत हो रहा है कहाँ से? मतलब हम लोग मूल संविधान में आ चुके हैं। जो संविधान को हम लोग पढ़े कि 22 भाग और 395 अनुच्छेद में बटा हुआ है, तो हम भाग और अनुच्छेद को साथ लेकर के चल रहे हैं। भाग 1 में हम लोग पढ़े संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में हम लोग पढ़े नागरिकता और आर्टिकल 5 से 11। आज 11 से 12 शुरू होगा और 35 तक, मतलब 12 to 35 तक संविधान के अनुच्छेद में जिस चीज की चर्चा है वो चर्चा मूल अधिकार से जुड़ी हुई है। इसे भाग 3 का हम लोग भाग कह सकते हैं कि भाग 3 के अंतर्गत ये अनुच्छेद आएंगे 12 से 35 और टॉपिक होगा मूल अधिकार। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मूल अधिकार जब हम लोग पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आप पॉलिटी के एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको इस नज़र से इसको देखना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का निवासी है या भारत का नागरिक होने का दावा करता है उसे अपने मूल अधिकार की जानकारी हर हाल में होनी चाहिए। मतलब एक अच्छा इंसान बनने के लिए और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आपको मूल अधिकार पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको नौकरी मिले या न मिले इससे आपको भविष्य में अपने अधिकार और राज्य से जुड़े अधिकारों का बहुत क्लियर संदेश प्राप्त होगा। यानी इस पाठ्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले इस खंड में चर्चा कहां से शुरू होगी कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में जब मूल अधिकार शुरू हुआ तो आप पहले ये जानिए कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार किसी भी देश के नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक होते हैं? भारत में जो मूल अधिकार है उसकी प्रवृत्ति क्या है? ये सकारात्मक है या नकारात्मक है? मूल अधिकार की मांग वैश्विक लेवल पर कहां से उठी और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका विकास कैसे हुआ, यह भी इस पाठ्यक्रम का भाग होगा। मूल अधिकार की महत्ता क्या है और मूल अधिकार का अगर जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो ये 14 से शुरू होता है। तो 12 और 13 आर्टिकल में क्या है? तो 12 और 13 आर्टिकल में राज्य की परिभाषा है 12 में, और आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा है। यानी विधि से व्यक्ति ऊपर नहीं है, और जो मूल अधिकार आपको दिए जाते हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। नागरिक के विरुद्ध नागरिक के अधिकार नहीं होते हैं। नागरिक के अधिकार किसके विरुद्ध होते हैं? तो आपके लिए राज्य कौन है ये भी तो जानना आपका सब्जेक्ट है। इसीलिए उन चीजों को पहले हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें जो मूल अधिकार मिले हैं उसका स्वरूप क्या है। यहाँ कुछ कुछ बातें मैं आपको बहुत क्लियरली निकालते चल रहा हूं कि मूल अधिकार क्या है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर यह है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार की कोई परिभाषा नहीं है। भारत के संविधान में मूल अधिकार को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या होंगे। हाँ, माना गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का नागरिक हो या वो भारत का नागरिक न हो, मूल अधिकार दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय होने के नाते सिर्फ आपको मिलेंगे, और कुछ अधिकार आपको इसलिए मिलेंगे क्योंकि आप इंसान हैं, मानव हैं। मतलब अगर कोई इटली, जर्मनी, जापान से भी कोई नागरिक हमारे यहाँ आता है तो उसके भी मूल अधिकार हैं और वो मूल अधिकार भारत में सुरक्षित रहेंगे। हाँ, जो सरकार की ओर से एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है वो सिर्फ उनको दिया जाता है जो देसी नागरिक होते हैं, जिनको भारत का सिटीजनशिप प्राप्त होता है। तो जब मैं मूल अधिकार की बात कर रहा हूं तो मूल अधिकार देसी और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन देसी और विदेशी नागरिकों के बीच में कुछ फर्क किए गए हैं। कुछ अधिकार दोनों को मिलते हैं, लेकिन कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। तो ये चीजें हैं। माना गया कि कोई भी नागरिक को जीवन जीने के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके विकास के लिए जीवन में कुछ अधिकार का होना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर एक आदमी को जीवन भर बोलने से मना कर दिया जाए तो उसका व्यक्तित्व का विकास कभी भी हो सकता है। एक आदमी को बिना कारण बताए गिरफ्तार करके अरेस्ट करके डाल दे, उसके जीवन का खर्चा चल सकता है। तो अपनी जिंदगी को जीने के लिए, अपने जिंदगी में तरक्की के लिए, अपने जिंदगी में अपने अनुसार स्वेच्छापूर्वक जीने के लिए प्रत्येक देश के नागरिक को कुछ अधिकार चाहिए। भारत के संविधान में उन्हीं अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार से बड़ा प्राणी क्या है? उसको कहते हैं मानवाधिकार। ठीक है, अगर मानवाधिकार एक बड़ा सा सर्कल है, आप समझिए कि अगर इसको वेन डायग्राम के चैप्टर से अगर आप देखें कि अगर ये मानवाधिकार है और इसमें 100 गो अधिकार हैं, तो उनमें से सेलेक्ट करके कुछ अधिकार इसके भीतर है जो मूल अधिकार है।
ठीक है। मूल अधिकार से भी बड़ा दायरा होता है विधिक अधिकार का, कानूनी अधिकार। मतलब हमें जो अधिकार मिले हैं उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक मानवाधिकार, एक मूल अधिकार और एक विधिक अधिकार। यहां मानवाधिकार की बात करें तो उसकी संख्या बहुत लंबी चौड़ी है और एक राष्ट्र अपने ही यहां संपूर्ण मानवाधिकार की रक्षा करने में कभी कभी विफल भी हो जाता है। लेकिन मूल अधिकार वे अधिकार है जिनको माना गया कि न्यूनतम जीवन के लिए उतना होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मूल अधिकार के बारे में आपका कानून क्या कहता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के अपने मूल अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन विधिक अधिकार वे अधिकार है जो जीवन के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है परंतु फिर भी लोगों के लिए जरूरी है। जैसे अगर आपका एक जमीन है तो आप जमीन के मालिक हैं, किससे? विधिक कानून से रजिस्ट्री हुआ है, ठीक है। तो आप जमीन की मालकिन है या मालिक हैं, ये आपका विधिक अधिकार है। कानूनी रूप से कुछ नियम बनाए गए हैं कि सबको पालन करना है। हम बाइक खरीदने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, यहां हम विधिक से बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मूल अधिकार उससे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है। उनके बिना मनुष्य का शरीर खत्म हो सकता है, उसके बिना मनुष्य सजीव होते हुए भी निर्जीव हो सकता है। तो उन अधिकार जो सबसे जरूरी अधिकार हैं उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? मूल अधिकार की श्रेणी में रखते हैं। तो अब मूल अधिकार क्यों आवश्यक है, इस प्रश्न का तो आपको उत्तर मिला। क्योंकि कोई भी नागरिक को जिंदा रहने के लिए, नागरिक को आगे बढ़ने के लिए, नागरिक को तरक्की करने के लिए, नागरिक के विकास के उपयुक्त माहौल को बनाने के लिए मूल अधिकार जरूरी होते हैं। उसके बिना मानव आगे नहीं बढ़ सकता है, मानव के बिना राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, राष्ट्र के आगे बिना कोई राष्ट्रीय नागरिकता का भी महत्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए मूल अधिकार जरूरी है। अब सवाल उठता है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं बाय नेचर कैसे हैं, सकारात्मक है या नकारात्मक है? सकारात्मक का मतलब होता है कुछ दिया जाए और नकारात्मक का मतलब होता है कुछ छीना जाए। तो हमारा जो मूल अधिकार है उसमें सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों का संयोजन है। कहा ही जाता है कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग है, इसीलिए इसमें जितनी बातें दी जाती हैं उससे ज्यादा उसमें इफ बट सिंस का प्रयोग रहता है। आपको भारत में घूमने की आजादी है, लेकिन अब शुरू होता है कुछ क्षेत्र आरक्षित है, वहां नहीं जाना है। कुछ जगह जा सकते हैं लेकिन परमिट लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह जा सकते हैं लेकिन वो किसी खास महीने में ही जा सकते हैं। कितने कितने तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो ये जो भारत में मूल अधिकार दिए गए ना उसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। हर आदमी को बोलने की आजादी है, लेकिन आपके बोलने से दंगा भड़क जाए, आपके बोलने से हिंसा हो जाए, आपके बोलने से लोग उसे डायन कह के मार डालें, तो ऐसा बोलने की आजादी नहीं है। आपको सड़क पर एकदम बेफिक्र होकर चलने की आजादी है, लेकिन इतना भी गजगामिनी टाइप से नहीं चलिए कि पीछे वाला ट्रैफिक जाम कर दीजिए, ठीक है। तो आप सड़क पर चले लेकिन दूसरे के अधिकारों को कटौती नहीं कर करके। इसीलिए भारत के संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जितना में ही नहीं लिखा हुआ है कि क्या मिला, उससे ज्यादा में लिखा हुआ है कि कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, किन शर्तों पर मिलेगा। यानी इसकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। इसमें ज्यादातर भाग क्या है? नकारात्मक है। इसलिए भारत में मूल अधिकारों की प्रवृत्ति को, अधिकांश हिस्से को हम लोग नकारात्मक प्रवृत्ति का मान सकते। अब सवाल है ये मूल अधिकार कहां से आया? दुनिया में कौन सा प्राणी था जो सबसे पहले इसकी मांग की? तो चलते हैं, आधुनिक दुनिया की शुरुआत कहां से होती है? यूरोप से। और यूरोप में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाला कंट्री कौन था? इंग्लैंड। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत इंग्लैंड भी हुई। कहते हैं कि सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड के सम्राट ने, 1215, भारत में उस समय बलबन वगैरह का शासन चल रहा था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही थी। उस पीरियड में मूल अधिकारों की कुछ चर्चाएं हुई थी, परंतु वास्तव में इंग्लैंड में 1679 में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई और इसी गौरवपूर्ण क्रांति के बाद मूल अधिकारों की घोषणा की गई और उसे इंग्लैंड के लिए मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकारों की घोषणा।
एक ऐसी घोषणा जो बहुत ऊंचे स्तर पर महान की हो। आप पढ़ते हैं ना कि लॉर्ड डलहौजी ने जो शिक्षा वाला है उसको बोले उड्स डिस्पैच, कोई शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। तो मैग्ना कार्टा एक तकनीकी शब्द है जिसमें कहा जाता है कि ढेर सारे अधिकार लोगों को दिए जाते हैं। इसे भी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है भारतीय संविधान का कि यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए, तो वहाँ इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। परंतु आते हैं इंडिया, ये तो ठीक है, फ्रांस के भी संविधान में मूल अधिकार की घोषणा है, अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकारों की घोषणा की गई है, और हमारे संविधान में भी मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। लेकिन जैसा कि हमारा इतिहास है कि 1764 से बक्सर युद्ध के बाद 1947 तक भारत में ब्रिटिश शासन चला। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में एक नेशनल फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट की भी शुरुआत हुई, और जिस दौरान नेशनल फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट चल रहा था उसी दौरान बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस भी डेवलप हो रहे थे। तो भारतीय नेताओं में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक हुए, जो 1995 में मूल अधिकार की मांग किए कि हम लोग ठीक है ब्रिटेन की प्रजा हैं, ब्रिटेन की महारानी की प्रजा हैं, परंतु हमारे भी कुछ अधिकार होने, इसीलिए लोग आगे चल के कहे कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकारों की मांग सबसे पहले करने वाले जो शख्स पैदा हुए वो बाल गंगाधर तिलक थे, लाए। आगे चल के अगर देखा जाए तो हम आपको बताए हैं कि 1927 में साइमन कमीशन आया था सॉरी 1928 में वो लौट गया। जब 1928 में लौटा तो उसने भारतीयों को चुनौती दी कि अपना संविधान खुद बनाओ। तो नेहरू कमेटी बनी थी। तो नेहरू कमेटी ने जो संविधान को ड्राफ्ट किया था, जिसे भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का प्रथम प्रयास कहा जाता है, इसमें पहली बार भारतीयों के लिए आधारभूत अधिकार की बात शब्द कहा गया था कि भारत का जो संविधान बनना चाहिए उस संविधान में आधारभूत अधिकार की बात भी होनी। आगे बढ़िए। तो 1931 में कांग्रेस पार्टी का एनुअल जो सेशन चलता था, वार्षिक अधिवेशन, वो कराची में हुआ। सरदार पटेल उसके चेयरमैन थे, और उस समय कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से मांग की कि भारतीयों को भी मूल अधिकार मिलने, मतलब 1895 में सबसे पहले तिलक ने मूल अधिकार मांगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीयों के द्वारा संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया, और 1931 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मूल अधिकारों के प्रस्ताव को दोहराया गया। आगे चल करके इस पर कुछ और भी डेवलपमेंट हुए, जैसे 1945 में एक सप्रू कमेटी बनी थी। इसने भी बात को कही थी कि मूल अधिकार संविधान का ही मूल भाग होना। परंतु संविधान लेखन का कार्य कब शुरू हुआ? 1946 में, जब कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा एक संविधान सभा बनी। तो जो संविधान सभा बनी उसी में कहा गया कि जो हम आपको बताए कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, एक मूल अधिकार, एक संघ शक्ति समिति, अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। तो उसमें मूल अधिकार क्या मिले नागरिकों को और यहाँ के माइनॉरिटी को क्या अधिकार दिए जाए, इसके लिए एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। बाद में मूल अधिकार को और ज्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए, चिन्हित करने के लिए एक उप कमेटी भी बनी जिसका नेतृत्व जेपी कृपलानी ने किया, और इन दोनों ने मिलकर के भारत के संविधान में मूल अधिकारों को व्यापक रूप से समाहित किया। अब बात करें तो ये तो हुआ कि कब प्रपोजल आए और कब प्रपोजल नहीं आए, कब क्या हुआ अलग सब्जेक्ट था। अब यहां से शुरुआत होती है कि जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे के दिन पूर्ण रूप से प्रावर्तनीय हो गया, लागू हो गया, तो क्या मूल अधिकार मिला? यहां तक तो डिमांड चल रहा था, तो संविधान आ गया। तो हमारे संविधान में आपको 7 प्रकार के मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए। 7 प्रकार के जो मूल अधिकार दिए गए उनमें पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरोध अधिकार, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा जो था वो था संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी संरक्षण से जुड़े अधिकार, छठा जो था वो संपत्ति का अधिकार था, और सातवां जो था कि
संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब ही होता है कि जो अधिकार संविधान ने आपको दिए वो अधिकार अगर कोई न देता आप क्या करिएगा, तो उसका उपचार कैसे होगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको अधिकार दिए गए कि आप अपने मूल अधिकार की रक्षा के लिए सीधे इनके दरवाजे खटखटाइए, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करके आपके मूल अधिकार को बचाएंगे। तो इसी को बोला गया संविधान ने उपचार कर दिया, इलाज कर दिया। मतलब जो अधिकार दिए थे वो नहीं मिल रहा था, आपको रोगग्रस्त बना दिया गया था, तो संविधान के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको उपचार करके आपको अधिकार दिला दिया। ठीक है, ये बातें लाई गई। ये 7 मूल अधिकार थे। अगर बात और आगे बढ़ाएं तो आज कितने मूल अधिकार हैं, तो आज 6 मूल अधिकार हैं। एक जो मूल अधिकार जो हम आपको बताए, जो संपत्ति से जुड़ा मूल अधिकार था, ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, उस समय इसे समाप्त कर दिया गया कि संपत्ति रखना लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, बल्कि आज के डेट में वह विधिक अधिकार रहेगा। आपका क्या रहेगा, कानूनी अधिकार रहेगा। और इसका उल्लेख कहां पर होगा, तो संविधान के आर्टिकल 300 क्लाउज ए में। मतलब आज कितने मूल अधिकार हैं, 6। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7। ठीक है, और एक मूल अधिकार कब हटा, 1978 में। किस संविधान संशोधन के साथ, 44वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा अधिकार हटा, संपत्ति का मूल अधिकार हटा। कहां गया, अनुच्छेद 300 क्लाउज ए में। उसकी हैसियत क्या है, वो विधिक अधिकार है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए बच गए कितने, 6 मूल अधिकार। इन्हीं 6 मूल अधिकार, सवाल उठता है कि ये अधिकार जो नागरिकों को दिए गए हैं, मतलब मूल अधिकार किसको दिए जाते हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं। किसके खिलाफ दिए जाते हैं, तो राज्य के खिलाफ दिए जाते हैं। तो सवाल उठता है कि राज्य कौन है। तो संविधान का आर्टिकल 12 यही बताता है कि राज्य कौन है। दूसरा, अनुच्छेद 13 विधि के अनुसार ही आपको मूल अधिकार दिए जाएंगे। तो सवाल उठता है विधि क्या है। तो 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में विधि की परिभाषा है। अब देखो, आपको यह जानना पड़ेगा कि राज्य क्या है। ये भी तो एक प्रश्न है, किसे आप राज्य कहेंगे। तो राज्य को कहने के क्रम में बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। राज्य है आपका केंद्रीय कार्यपालिका, मतलब जो मोदी सरकार अभी केंद्र में जो चल रही है, संघ की जो सरकार है उसे, और उसके अलावा भारत की संसद में जो फैसले होते हैं सो ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार राज्य में जो अभी हमारी हेमंत सोरेन की सरकार है, ठीक है, आज के डेट में राज्य सरकारें कोई और हो जाएंगी कल के गए, तो जो ये सरकारें हैं सो, और यहाँ का जो विधानसभा के जो अधिकार हैं ये सब क्या आ जाएंगे, राज्य के परिभाषा में चले आएंगे। इसके अलावा जैसे आप नगर निगम में जाते हो, जिला परिषद में जाते हो, पंचायत समिति में जाते हो, ग्राम पंचायत में जाते हो, ये सब सरकारी अंग हैं, यानी ये सब राज्य में आएंगे। पंचायत के द्वारा अगर कोई पंचायत आपको योग्यता होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं दे रहा है घर, तो आपको माना जाएगा कि आपको जो अधिकार थे वो नहीं मिले और राज्य ने आपको नहीं दिया, तो राज्य के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। समझ गए बात को। तो जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, सब क्या है, यही तो नहीं, राज्य ने बहुत सारी कंपनियां भी खोली हैं। जैसे राज्य में HEC, बोकारो स्टील प्लांट, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC, ये सब क्या है, सरकार के द्वारा HPCL, BPCL, नाल्को, बाल्को, NTPC, ये संस्थाओं में जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं। तो सारी संस्थाएं भी राज्य हैं। ठीक है, और राज्य कौन है, आपका पतंजलि IAS एकेडमी भी राज्य हो सकता है अगर राज्य के धन से पोषित होता हो तो। मतलब अगर कोई एक NGO हो और उस NGO को सरकार से फंड मिलती हो तो उस स्थिति में वो राज्य है। लेकिन अगर पतंजलि IAS एकेडमी को सरकार कोई फंड नहीं देती है, वो आपके फंड से संचालित हो रही है, ठीक है, तो राज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भी ऐसा NGO जो सरकार से सहायता लेता हो, सहायता 2 रुपया या 200 रुपया,
या 2 लाख या 2 करोड़, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आप राज्य से एफिलिएटेड हैं, आप राज्य से अनुदान लेते हैं, तो आपको राज्य ही माना जाएगा। इसलिए एसबीआई में भी अगर आपके साथ कोई दिक्कत आई तो माना जाएगा कि ये राज्य ही था एसबीआई। ठीक है, मतलब राज्य के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका विधायिका, राज्य कार्यपालिका विधायिका, पंचायती प्रणाली जो शहरों में चलता है, नगरपालिका प्रशासन, इसके अलावे राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि सरकार के द्वारा निर्मित और सरकार के द्वारा संचालित हों, और लास्ट में वैसे एनजीओ जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार के फंड लेती हो, किसी प्रकार के अनुदान लेती हो, या उन सरकार ने उसे टेक ओवर किया हो, वे सब के सब राज्य की परिभाषा में शामिल किए। समझ में आई बात? ठीक है, अब राज्य नहीं भुलाओगे कि राज्य किसे कहते हैं, मूल अधिकार किसके खिलाफ है, जानता। ठीक है, इस मूल अधिकार को टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत लोगों को बहुत दिन से इंतजार था, लेकिन विधाता का अजीब संजोग कि जो लोग इसको मांग रहे थे वही आज नहीं है। ईश्वर उनका भला करे घर में, ठीक है, कोरोना से बचाए, और कोना कोना बैठ के रोए, उसका कोई उपाय तो है नहीं। खैर, अब आगे बढ़िए तो बात उठती है अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में क्या है? तो कहता है कि विधि की परिभाषा है। अब विधि क्या है? देखो, केंद्र या राज्य के विधानसभा या संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून विधि कहलाएगा। मतलब किसी राज्य के विधानसभा ने जो कानून बनाए हैं और केंद्र में संसद ने जो कानून बनाए हैं, इसे क्या कहेंगे? विधि कहेंगे। इसके अलावा राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी में कोई अध्यादेश जारी कर दिया गया हो, आता है ना, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट और 213 के तहत गवर्नर, 123 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अगर संसद का सत्र न चले तो, और राज्य में विधानसभा का सत्र न चले तो आर्टिकल 123 को चेंज कर दो, 3 आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं राज्य सूची के विषयों पर। ठीक है, तो दोनों की, इनके द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को क्या मानिएगा? विधि। जैसे अभी अध्यादेश का कहां समीकरण आया? उत्तर प्रदेश, योगी सरकार ने कुछ पोस्टर लगाए हैं कि ये लोग दंगाई हैं जिन लोगों ने सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट में भाग लिया। ठीक है, बाद में जिन लोगों के पोस्टर लगाए गए उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, कहा कि पोस्टर हटाओ, क्योंकि पोस्टर जिनका लगा था उन लोगों ने निजता के अधिकार पर केस किया कि मेरी प्रतिष्ठा। ठीक है, देखो केस का एक मॉड्यूल क्या है, इसको ऐसे समझना चाहिए कि अगर हमने कहा कि इन्होंने चोरी की तो अपराध लगाने, जिसमें आरोप लगा उसमें अपराध साबित नहीं हुआ, और जब तक अपराध साबित नहीं हुआ तब तक इनको बेइज्जत करने का राइट भी किसी को। तो अगर उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, बन रहे थे, तो अभी वो आरोपित साबित नहीं हुए थे, कोर्ट ने उनको आरोपी घोषित नहीं किया था, तो ऐसे में उनके पोस्टर लगाने से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती थी। तो माना गया कि ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है, और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। परंतु योगी सरकार भी उतनी ही हठधर्मी, वो कही कि नहीं हटाएंगे पोस्टर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में इसकी सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछ डाला कि किस कानून के तहत आपने इन लोगों को गिरफ्तार किया है, मतलब पोस्टर लगवाए हैं, ऐसा कोई कानून है आपके राज्य में? ठीक है, फिर भी हालांकि उसने कहा कि हम पोस्टर को हटाने का आदेश अभी नहीं देते हैं, इसे ऊपरी बेंच में भेज देते हैं, जहां, क्योंकि जब भी निजता का अधिकार होता है बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन हो जाता है। निजता के आड़ में बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं, इसीलिए इसके आड़ में जब भी बेंच की सुनवाई होती है तो कोशिश होती है कोर्ट की भी कि ऊपरी से ऊपरी बेंच इसकी सुनवाई, तो ऊपरी बेंच पर ट्रांसफर किए। इतना में जोगी जी रहते रहती है को अध्यादेश जारी कर दिया कि हाय कानून लीजिए। कानून को ड्राफ्ट किया गया और राज्यपाल सिग्नेचर कर दिए कि अध्यादेश जारी कर दीजिए, जिस दिन विधानसभा आएगा उस दिन पास करा देंगे। अध्यादेश का नियम यही है कि
कि आज अगर अध्यादेश जारी हुआ तो अगला सेशन में जब विधानसभा उनकी बैठेगी तो उसके 6 सप्ताह के भीतर उनको पास करा लेना है। ठीक है, टाइम दिया जाता है कि उसी के टेन्योर में होना चाहिए। एक अध्यादेश 6 महीना वैलिड होता है, 6 महीने के बाद उसे संसद या विधानसभा की मंजूरी हर हाल में जरूरी होती है। तो उन्होंने कहा कि अब तो विधानसभा का बैठक बुलाना संभव नहीं है, बढ़िया है कह दो अध्यादेश जारी करवा दे रहे, कानून भी आ गया, कानून के तहत ही सब हुआ है। ठीक है, इसलिए मूल अधिकार में जिया जाता है। अभी मैं मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो पथलगढ़ी वाले करने वाले भी बोलते हैं कि मूल अधिकार है, पथलगढ़ी मेरा फंडामेंटल राइट में जोड़ते हैं। ठीक है, तो हर जगह इसका बात आता है। और मूल अधिकार एक ऐसा चीज है जो परिवर्तनीय है, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो सरकार के जो अध्यादेश होते हैं उस अध्यादेश को हम लोग क्या कहेंगे कि वो भी कानून है, वो भी विधि है। ठीक, और क्या विधि है? और विधि है कि जैसे सरकार का कोई आदेश, अध्यादेश, नियम, उपविधि, उपनियम, अधिसूचना, जैसे अभी डीसी ऑर्डर जारी कर दें कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए 31 मार्च तक, चाहे जो भी डेट है आगामी तिथियों तक, रांची के सभी कॉलेज संस्थान, चूंकि डीसी का कार्यक्षेत्र रांची जिला में है इसलिए आगे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वे जारी कर दिया आदेश कि भाई चलो बंद कर दो। तो ये कोई कानून नहीं है लेकिन आदेश है सरकारी ऑफिसर का, ये भी विधि है, इसको भी आप तोड़ नहीं सकते हैं। और नहीं तो शारीरिक कानून, मतलब सरकारी कानून तोड़ने के एवज में आपको सजा भी हो सकती, ये भी नियम है। अगर ठंड को देखते हुए डीसी आदेश, राज्य के मुख्यमंत्री आदेश दे दिए कि 10 दिन आगामी 10 दिन कक्षाएं बंद रहेंगी सभी प्रकार की, तो ये आदेश भी विधि है। बहुत क्लियर हम समझा रहे हैं, विधि। ठीक है, इसीलिए। और देखो एक बात और है, हमारे यहाँ कुछ सामाजिक प्रथाएं भी कानून है, जो कानून बना नहीं है सरकार के घर में, फिर भी वो कानून है। जैसे विवाह, अगर इसके तकनीकी पक्ष का हम विश्लेषण करें तो क्या चीजें हैं? विवाह हम लोग सरकार से पूछ के नहीं करते हैं, विवाह कर करके सरकार को नहीं बताते हैं। लेकिन विवाह के 2 महीना के होने के बाद जब पति और पत्नी ओ के चक्कर में पकड़ करके कुछ और करने लगते हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं और दोनों के तलाक हो, चाहे मान लो दहेज का मामला हो, कोई भी केस हो, जो भी महिला कोर्ट में जाकर थाना में रजिस्टर कराती है कि मैं इनकी पत्नी हूं, तो कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होता है पत्नी होने का, लेकिन आपके ऊपर तुरंत क्लाउज लग जाते हैं, लग जाते हैं ना। तो ये कहां से ताकत मिली? वो कौन सा बल था, वो कौन सा फोर्स था जो आपको विधिक तौर पर तुरंत मान्यता दे दिया कि आप पति पत्नी हैं और आपने उनका उत्पीड़न किया और आपको अभी सजा होगी? तो कुछ सामाजिक प्रथाएं भी कानून का बल रखती हैं। अभी जो झारखंड में पत्थलगढ़ी हो रहा था, इसको भी माना गया कि जनजातीय समाज में पत्थलगढ़ी एक परंपरा है और इसी परंपरा के तहत पत्थलगढ़ी हमारा मूल अधिकार है, इसीलिए पत्थलगढ़ी बुरा नहीं है। सचमुच में पत्थलगढ़ी जो झारखंड में हो रहा था वो विधिक था, वो था। यहां पर 40 प्रकार की पत्थलगढ़ी वैध मानी जाती है, जिनमें 3 प्रकार की पत्थलगढ़ी झारखंड में भी प्रचलित है। वो तब लेके तब दिक्कत क्या आई? तब पत्थलगढ़ी में दिक्कत ये आई कि उन लोगों ने जिस एरिया में पत्थलगढ़ी गया वहां कहा कि सरकार के मिशनरी वहां नहीं जा सकती है। इस एरिया में एसडीओ, डीएसपी, एसपी, सरकारी पुलिस बल इनकी तैनाती नहीं होगी, क्योंकि इन सब के ऊपर भारत के संविधान जिस दिन नहीं पैदा हुआ था उसके पहले भी मेरे यहाँ ग्राम सभा था और ग्राम सभा का आदेश ही सर्वोपरि था। तो ग्राम सभा हमारा पहले से है और ग्राम सभा का आदेश लागू होगा, तो वह तो यहाँ संविधान का आदेश लागू, तो ये अवैध हो गया।
संविधान के दायरे में पत्थलगड़ी कीजिए वैध है, संविधान के दायरे से बाहर पत्थलगड़ी वैध नहीं है। संविधान के दायरे में पत्थलगड़ी जो कर रहे थे वो विधिक का अधिकार था उनका, क्योंकि भारत में संविधान में ही से ही बातों का बार बार विश्लेषण हुआ है कि सामाजिक परंपराएं और रिवाज और संस्कार भी विधि का बल रखती हैं। समझ गया बात को? इसलिए कानून का मतलब सिर्फ वो कानून नहीं है जो सरकार जारी करे या सरकार का ऑफिसर जारी करे, बल्कि सामाजिक परंपराएं भी कानून है, विधि है, और उन पर बहुत सारे अधिकार निर्भर करते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से समझ गए पूरी बात को। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये तो इसका प्रथम मूल खंड था कि मूल अधिकार क्या है, क्यों जरूरी है, इसकी बाय नेचर पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसका डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइज इंडिया वाइज कैसे हुआ, आर्टिकल 12 में राज्य क्या है, आर्टिकल 13 में विधि क्या है। अब उस चैप्टर को आगे बढ़िए तो कहता है कि मूल अधिकार का वर्गीकरण। जब संविधान बना 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। 6 कब हुए? 1978 किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन के तहत। कौन सा मूल अधिकार समाप्त हो गया? संपत्ति रखना ही मूल अधिकार क्यों खत्म किया गया? इसके पीछे लॉजिक ये था कि जब भारत को आजादी मिली तो भारत में जमींदारी प्रथा थी। एक जमींदार के पास 10,000 एकड़ जमीन थे, 5,000 एकड़ जमीन थे, और एक तरफ आदमी था जो भूमिहीन था। सरकार भू सुधार कार्यक्रम चलाना चाहती होगी और उसे लगता था कि जो आदमी को न्यूनतम आवास के लिए 2 कट्ठा भी जमीन मिलना चाहिए। तो सरकार जब जमींदारों का जमीन छीनने गई तो उसको लगा कि जमींदार केस कर दिए कि संपत्ति रखना तो मेरा फंडामेंटल राइट है, तो अगर आप हमसे फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। तो सरकार पेशोपेश में पड़ जाती थी। सरकार इसके लिए 9वीं अनुसूची लेकर कहे कि कुछ कानून बना के 9वीं अनुसूची में डाल दो तो कुछ जान बचे और कुछ कार्यक्रम आगे बढ़े। तो दूसरा तरफ संविधान के बहुत सारे क्लाउज, खास करके डीपीएसपी बोलते थे कि संविधान को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां एक आदमी इतना अमीर न हो जाए कि कुछ भी खरीद ले और एक आदमी इतना गरीब न हो जाए कि वो कुछ भी बेच दे। और रांके के स्टेटमेंट को बहुत कायदे से देख रही थी, तो था कि अमीरों के ऊपर भाई संपत्ति को लिया जाए और गरीबों के बीच में रॉबिन हुड स्टाइल में बांटा जाए। और इसमें मार्ग में बाधा कौन पैदा कर रहा था? संपत्ति का फंडामेंटल राइट। तो वह कि संपत्ति के फंडामेंटल राइट को ही खत्म कर दिया जाए, इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया जाए, तो 300 में चला गया। क्यों गया आपको पता चला? अब आगे बढ़े। तब बात उठती है कि हम मूल अधिकारों की श्रेणी रह गई 6। इस 6 श्रेणी में प्रथम श्रेणी कहती है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 को शामिल किया गया है और समानता के जगह पर भारत के संविधान में समता के अधिकार टर्म का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये जो समानता है इसके जगह पर समता शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पीछे भी कुछ तकनीकी कारण हैं। अगर समता और समानता में बहुत, जब हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, जो जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी होते हैं वे क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 15 धर्म, मूल्य, वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, 17 छुआछूत उन्मूलन, 18 भेदभाव मूलक उपाधियों का अंत। परंतु ये T20 के खिलाड़ियों के लिए, T20 फॉर्मेट में जो तैयारी करते हैं वो 5 लाइन में 5 ठो समता से जुड़े अधिकार पढ़ लेते हैं और उनका जीवन चल जाता है। आप सिविल सेवा का अध्ययन कर रहे हैं, टेस्ट मैच के खिलाड़ी समझते हैं अपने आप को, तो आपको इसके भीतर बहुत सारी गहराइयां हैं, अनंत यात्राएं हैं।